Hello, everyone. So, I welcome everyone to the podcast with Magnet CA with Shirish sir. Sir, welcome to the podcast. We are very glad to have you. Um, we'll keep it very casual, very conversational podcast. हमारे ऑडियंस को बहुत जानने का मन है कि आप आपके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, थोड़े इनपुट चाहिए रहेंगे उनको इन टर्म्स ऑफ क्या स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स को लेनी चाहिए टू क्लियर देयर एग्जाम्स. अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं, फ्यू स्टूडेंट्स विल बी वेरी डीमोटिवेटेड मे बी. रिजल्ट्स जिनके अच्छे नहीं आए हैं, जिनके अच्छे आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. So I would start with your years of experience, sir. You have 27 years of teaching experience. It is huge. How did it start? How was your journey like? आपको ऐसा क्या चीज है जो मोटिवेटेड रखा इन टीचिंग करियर? See, actually, it all started when I was in grade 12. ग्रेड 12 में था तो क्या मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाना चालू किया. तो जब छोटे भाई को पढ़ाता था मतलब उसको हर चीज़ समझ जाती थी और उसको एग्जाम के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता था कि ये पढ़ ये पढ़ ये पढ़ और एग्जाम में वही चीज़ आती थी. तो कहीं ना ओह, कहीं क्या है मतलब वो जो मैं बता रहा हूँ बच्चों को ये पढ़ के जा, जिससे मेरे भाई से ही शुरुआत हुई थी कि ये पढ़ो ये आ जाएगा एग्जाम, ये पढ़ो वो आ जाएगा, वही आता था. और जो मैं पढ़ाता था मेरे छोटे भाई को समझने लगा. तो मेरी मम्मी ने मुझे मोटिवेट किया कि तू अच्छा पढ़ाता है, पढ़ा सकता है. तो फिर बाद में मैंने स्टार्ट किया फ्रेंच के ट्यूशन से. मेरा सबसे पहला स्टूडेंट था फ्रेंच. तो फ्रेंच वाह. पढ़ाता था. खैर अभी मेरे को इतनी फ्रेंच आती नहीं है, लेकिन वो ग्रेड 8 का फ्रेंच मैंने पढ़ाना चालू किया था. एंड देन आई स्टार्टेड वही मेरे बच्चे मतलब 9th 10th में मैथ साइंस वगैरह पढ़ाना चालू किया. फिर वही बच्चे जब कॉलेज में आ गए तो उनको कॉमर्स में अकाउंट्स पढ़ाना चालू कर दिया. फिर देखते देखते अकाउंट्स का पैशन हो गया. तो आई वॉज एन अकाउंट्स टीचर. एंड फिर ये 92 से लेके 97 तक मेनली मेरा अकाउंट्स यूएसपी था. तो अकाउंट्स में मैंने बहुत कुछ पढ़ा लिया. एंड फिर जैसे 97 में मेरा सीए क्वालिफाई हुआ, ऑल इंडिया रैंक हम्म. 42 आया था. तो उसके बाद मैंने फॉर्मल कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी. हमारे मुंबई में कोचिंग क्लासेस है आइडियल नाम की. तो वहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया. तो वहाँ मैंने उधर भी मैंने 2-3 साल अकाउंट्स पढ़ाया. एंड देन बाद में वहाँ कोई टीचर थे टैक्स के, उन्होंने छोड़ दिया. तो जब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी तो मैंने सोचा कि चलो मैं टैक्स चालू करता हूँ. तो मैंने टैक्स पढ़ाना चालू किया, अपने खुद के नोट्स बनाए. जो इनकम टैक्स का इतना बड़ा लॉ है उसको अपनी Okay. लैंग्वेज में उसको सिंप्लीफाई किया. काफी कुछ उसको शॉर्टकट बनाए, कुछ चार्ट्स बनाए, कीवर्ड्स बनाए. तो उसमें मेरा जो टैक्स की मेरी जो नोट्स थी बहुत पॉपुलर हो गई. एंड फिर ऐसा टाइम था कि बीकॉम के बच्चों को इन अ डे आई यूज टू टेक 12 बैचेस. मतलब एक बैच ओह. 1 hour 15 minutes का होता था. इन अ डे 12 बैचेस में लेता था. इतने ज्यादा बैचेस होते थे. सुबह 7 से लेके 9:30 तक चालू रहता था. तो बहुत ज्यादा मैंने बीकॉम के बच्चों को पढ़ाया. एंड फिर देखते ही देखते क्या है, अकाउंट्स वाज माय फर्स्ट लव. लेकिन उसके साथ मुझे ब्रेकअप करके टैक्स के साथ जिंदगी बितानी पड़ी. और लेकिन बाद में आई वाज सो हैप्पी कि इनकम टैक्स मेरी जिंदगी में आया. एंड फिर पढ़ाते रहा. कुछ सालों तो बीकॉम को पढ़ा, फिर सीए को पढ़ाना चालू किया. We slowly, after 10 years of teaching in some another organization, I started my own venture, Prime Vision, in Okay. the year 2007. और 2007 में मैंने चालू किया. एंड फिर बाद में मुझे मूड आया कि चलो मैं सीए फाइनल चालू करता हूँ. तो सीए फाइनल मैंने 2009 में सबसे पहला बैच चालू किया था. आफ्टर ऑफ मोर देन 12 इयर्स एक्सपीरियंस मैंने सीए फाइनल का बैच चालू किया. और मेरा मार्केट में नाम था ही वैसे भी. बीकॉम के बच्चे, सीए इंटर के बच्चे सब जानते ही थे. और जैसे सबको खबर मान ली कि सर ने सीए फाइनल चालू किया है तो न्यूज स्प्रेड हो गई. तो फर्स्ट बैच तो मेरा 7 बच्चों का ही था. और उसमें भी Okay. ऑल इंडिया रैंक एक लड़की आई थी, तो सोनाली करके That's nice. फर्स्ट बैच में ऑल इंडिया रैंक आई थी. लेकिन वो 7 बच्चों का बैच था. इमेजिन नेक्स्ट बैच में 80 बच्चे हो गए. एंड फिर बाद में वो स्केल ऐसे होते हैं, 80 का 150 स्टूडेंट्स का बैच हो गया, ये हो गया, वो बहुत सारे बैचेस होने लगे. आप 27 years से पढ़ा रहे हैं. आई मीन इट स्टार्टेड फ्रॉम योर होम. दैट इज वेरी नाइस टू नो. एंड देन मेरे को ये बहुत नई चीज पता चली कि आप पहले फ्रेंच पढ़ाते थे, करेक्ट? यस. That's what you said. Yeah. So that is very nice. ये कहीं ना कहीं टैलेंट है. वन ऑफ मेनी टैलेंट्स दैट यू हैव. वो हम लोग बहुत जल्दी जानेंगे. और तो एक चीज मेरे को हमेशा समझ में नहीं आता, एंड आई थिंक आई ऑडियंस वांट्स टू नो कि यू हैव 27 years of teaching experience, but you look very young. I mean, you don't look very old. So what is your age, if you don't mind?
asking me that question. Age, I would ask you to guess. You can make one guess. तो आई मीन अगर मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से देखूं तो द नंबर इज समथिंग एल्स. इफ आई गो बाय योर फेस इट इज समथिंग एल्स. सो मे बी यू आर दोनों बता दो. 40. नो. ओके. अब देखिए मैंने क्लोज बाय और थोड़ा काफी दूर है. अच्छा. ओके ज्यादा होगा. तो I will complete my 49 in on December 2nd December. Oh my 2nd December goodness. को मेरा 49 complete होगा. Nice. You have kept yourself very fit. Nice. Yeah. So, when did you become CA? So I became CA November 97. उस वक्त मेरे टाइम पे तो क्या बैक टू बैक सब एग्जाम होती थी. उस वक्त का रिजल्ट क्या होता था, ऑल ओवर इंडिया 2% बच्चे पास होते थे. इनफैक्ट मैं तुमको एक डेटा बताऊंगा, मेरे अटेम्प्ट में मुझे 57% में ऑल इंडिया रैंक आया. 57%. और आजकल 57-60% कोई बड़ी बात नहीं हुई है. लेकिन उस वक्त परसेंटेज ऑफ रिजल्ट ही 2% होता था. बहुत कम होते थे यार. 2% सीए रिजल्ट करना बहुत बहुत कम. मुश्किल वाली चीज होती थी और कोई बहुत सीए कम. कर लिया तो उसकी बहुत कम. बहुत रेस्पेक्ट होती थी. मतलब तो आज भी मुझे है तो ऑफ कोर्स कितने बट लोगों ने देन डिमोटिवेट पहले भी बहुत. किया था कि आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो, सीए नहीं कर पाओगे, है ना. जैसे 11th 12th में यहाँ पे मुंबई में ऑप्शन होता है मैथ्स लेने ना लेने का. तो मैंने मैथ्स नहीं लिया था. तो मुझे तो किसी ने बोल दिया था तूने मैथ्स नहीं लिया तो सीए नहीं कर पाएगा. लेकिन मैंने उसको चैलेंज की तरह लिया. फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर किया, इंटर क्लियर किया, फाइनल किया. और फाइनल में 2% रिजल्ट आया करता था उस वक्त. और उसमें मुझे 42 रैंक आया ऑल ओवर इंडिया. सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. अमेजिंग. True, sir. I mean, again, it is not easy. I remember my father-in-law was a CA. He's no more. So when he used to come home, मतलब वो मैं उनको पहले से जानता हूँ, शादी के काफी पहले से जानता हूँ. जब मैं छोटा था, जब वो घर आते थे, सीए यूज्ड टू बी द वेरी बिग थिंग. जैसे कोई सीएम आ गया हो. यू गेट इट. Yeah. तो सीए करना बहुत मुश्किल होता था उस समय और उसका उतना वैल्यू भी होता था. अभी भी है बट देन उस समय और ज्यादा वैल्यू हुआ करता था. तो आप मुंबई से सीए किए. आप व्हाई डिड यू चूज सीए? ये एक्चुअली सी ग्रेड 10th में मुझे जब अच्छे उस वक्त मेरे टाइम पे 91 में मार्च 91 में मेरा ग्रेड 10th हुआ था. एसएससी बोर्ड जो बोलते हैं यहाँ पर. और उस वक्त मेरे टाइम मुझे 82% आए थे. और वो टाइम महाराष्ट्र का टॉपर ही 87% था. तो मुझे 82 आया, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए. तो मैंने सोचा अभी तो इंजीनियरिंग लेना है. तो मेरा सबसे पहला प्यार था इंजीनियरिंग. तो यहाँ मुंबई में कॉलेज है फादर एग्नल बैंड्रा बैंड स्टैंड पे. तो उधर मुझे था कि बस वो कॉलेज में जाना है. इंजीनियरिंग का एबीसीडी कुछ पता नहीं था, बस मुझे इंजीनियरिंग लेना है. लेकिन मुझे वहां पर क्या है, मेरे एक्चुअली 81.14% थे. 81.14. और उधर 82 में क्लोज हो गया. और उस वक्त क्या है 50,000 का डोनेशन मांगते थे. और माय फादर वाज अ नॉर्मल सर्विस क्लास बैंक एम्प्लॉय. और 50,000 वाज अ बिग अमाउंट इन 1991. तो उतना डोनेशन देके मेरी फैमिली बोले नहीं, इतना डोनेशन तो हम नहीं देंगे, अगर नहीं मिला है तो जाने दो. लेकिन मुझे ऐसा था, मुझे उधर एडमिशन चाहिए और मैं किधर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था. लेकिन मेरे डैडी ने मुझे अपने 2-3 फ्रेंड्स लोग से मिलाया. कॉमर्स ले लो, अच्छा है, सीए करो, ये करो. तो मुझे लिटरली कॉमर्स सुन के घिन आती थी. कॉमर्स कॉमर्स कौन लेगा. लेकिन मैं कैसे तैसे कॉमर्स में कॉम्प्रोमाइज किया अपने आप को. तो मैं 11वीं में जब था तो बेमन से कॉमर्स पढ़ा है. 11वीं में मुझे अकाउंट्स में 7 मार्क आए थे. 7 मार्क, 100 में से 7 मार्क. कोई सोचेगा नहीं कि बंदा चार्टेड अकाउंटेंट बना है. तो क्योंकि बेमन से पढ़ा था. और फिर मैं बाद में उधर डांसिंग वगैरह में लग गया. मतलब उस वक्त हमारे कॉलेज में गणेश हेगड़े करके था. गणेश हेगड़े इज अ पॉपुलर डांस कोरियोग्राफर. करेक्ट करेक्ट. आई नो तो हिम. उसके साथ उसकी टीम में लग गया, नाचने लगा, ये किया. और धीरे धीरे मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, चलो अभी कॉमर्स ही है. एंड फिर जैसे मैं ग्रेड 12 में उन दिनों में सीए का चालू हुआ था. मतलब पहले तो क्या सीए 12वीं के बाद शुरू नहीं करने देते थे ना. लेकिन उस करेक्ट. वक्त ये ना नया नया स्कीम चालू हुआ था कि बच्चा भी 12th के बाद भी सीए स्टार्ट कर सकता है. कर सकते तो हैं. मुझे न्यूज मिली, बोले चलो अब यही कर लेते हैं. जाना तो इंजीनियरिंग में था, नहीं मिला. अभी कॉमर्स में सड़ रहे हैं, थोड़ा दुखी था मैं. लेकिन क्या है, नाचने एज आई सेड डांस वगैरह करने में अपनी हॉबीज में इतना मशगूल हो गया तो भूल गया. फिर बाद में मैंने अभी चलो सीए करते हैं. तो बस सीए शुरुआत इसलिए कर लिया.
ऐसा सीए बनना मेरा कोई ड्रीम नहीं था, लेकिन सीए बट चालू हुआ था, अभी कुछ तो करे कॉमर्स में। इंजीनियरिंग करेक्ट। सादा कॉमर्स लेके वैल्यू क्या रहेगी, तो कुछ तो करे। तो मैंने इंजीनियरिंग का सपना पूरा क्रैश करके कॉमर्स चालू कर दिया, सीए चालू कर दिया। और उधर फर्स्ट आप अ, आपने बहुत कुछ चैलेंजेस फेस किए, ऐसा एक मूवमेंट आप बताइए, एक या दो मूवमेंट बताइए जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था आपके लिए, या सबसे ज्यादा मेमोरेबल था, ओवरवेलमिंग था इन इन योर सीए जर्नी, जब आप एज ए स्टूडेंट। तो मोस्ट मेमोरेबल डे तो मैं वही बोल सकता जिस दिन मुझे ऑल इंडिया रैंक आया। खैर रैंक का तो मुझे पता ही नहीं था। सी हम लोग के टाइम तो क्या, जब सीए होते थे रिजल्ट आता था पास के फेल का, रैंक मेरिट लिस्ट थोड़ी लेट बनती थी। ओके। और उस वक्त क्या है, जैसे मुंबई में सीए इंस्टीट्यूट चर्चगेट में होती थी उस वक्त, अभी तो बीकेसी में है, पहले चर्चगेट में होती थी। तो और मेरे घर से चर्चगेट मतलब 1 घंटे की दूरी पे है। तो लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रिजल्ट देखने के लिए जा रहा था। उस वक्त ऑनलाइन रिजल्ट नहीं आते थे। तो मैं ओके। ट्रैवल करके 1 घंटे की ट्रेन में गया, प्रे करते करते कि कुछ तो दे दो रिजल्ट में। और सीए लड्डू फाइनल का चढ़ाऊंगा, रिजल्ट था। पेड़े चढ़ाऊंगा यस पेड़े करते चढ़ाऊंगा, हुए। ये करूंगा जो बोलोगे। 11 जैन 98 का दिन था, 11 जैन 98। ओके। तो मैं और मेरे फ्रेंड गए इंस्टीट्यूट में, और वहाँ पे इतने बड़े बड़े ब्लैक बोर्ड के ऊपर वो व्हाइट शीट्स लगी हुई रहती थी। जो लोग भी सक्सेसफुल है उनकी लिस्ट बनती थी। और वहाँ पे बच्चों की भीड़ थी, मतलब लिटरली स्टैम्पेड हो जावे ना ऐसा करेक्ट। रिजल्ट। तो मैं कैसे से मैनेज किया और अपनी लिस्ट में नाम ढूंढा, तो सबसे पहले मेरा नाम देखा, शिरीष व्यास, और बाजू ओके। में बोध दिखा। तो वो देख के मैं जो उछला हूँ, उस दिन मेरे को फीलिंग आई थी, यार कल तक मैं एक सादा बच्चा था, आज मैं सीए हूँ। ये है। मतलब दैट यू वाज यू द हैव दैट मोस्ट टाइटल। मेमोरेबल डे। एक दिन में लाइफ पलट गई। तो वो जो फीलिंग होती है ना, मैं बच्चों को बोलता हूँ, तुम लोग को लग रहा है कि पढ़ने में तुमको कांटे लग रहे हैं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, इट विल बी एन तब अमेजिंग भूल फीलिंग। जाएंगे। राइट। तो यस सर। तो आप, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स को कि मैं एक ग्रुप दूं, मैं एक साथ दोनों ग्रुप अटेम्प्ट करूं, इज इट, मतलब आप कैसे बैलेंस करें, आप अगर दो ग्रुप लेते हैं अच्छा क्या होता है किसको, या फिर कोई रूल है, थंब रूल है कि आप एक लें या कौन सा लें, क्या बोल उसमें आपका क्या कमेंट होगा सर? सी आई वुड से एक बच्चे को बोथ ग्रुप्स के लिए ही जाना चाहिए। सी आई फील पिटी फॉर स्टूडेंट्स जो लोग के पास 8-10 महीने बच्चे, उन्होंने पहले से डिसाइड किया मैं एक ही ग्रुप दूंगा। ये सबसे बड़ी गलत चीज है। बच्चा एक ग्रुप में जाना चाहे जाओ, लेकिन ये डिसीजन कब लिया जाता है, एग्जाम के 2-3 महीने पहले अगर उससे लगे कि मेरी प्रिपरेशन वीक है, तब जाके मैं एक ग्रुप में चला जाऊं। लेकिन ये कब, एग्जाम के 2-3 महीने पहले कॉल लेना होता है। लेकिन आप पहले से डिसाइड करके रखे एक ग्रुप देना है, एक ग्रुप देना है, तो ये आई फील इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्टूडेंट को दोनों ग्रुप में ही जाना चाहिए। और जितने लोग भी बोथ ग्रुप में सीए बनते हैं, मेजोरिटी लोग सेट ऑफ से होते हैं। एक ग्रुप में ज्यादा मार्क्स आ गया, दूसरे में एडजस्ट हो गया। और किस ग्रुप में ज्यादा मार्क्स आएंगे, किस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आएंगे, वो कह नहीं सकते। अपने को कई बार लगता है कि नहीं, मुझे अकाउंट सब्जेक्ट से बहुत प्यार है, मतलब वो तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन वो धोखा देके जाता है कि एग्जाम में ट्रू। उसके पेपर टफ है। और पेपर टफ है तो अपने मार्क्स नहीं ला पाते। और जो पेपर से अपने को नफरत है, नहीं ये सब्जेक्ट तो मुझे पसंद ही नहीं है, ये नहीं है, लेकिन उसके पेपर सिंपल है तो मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो सी यू नेवर नो। इट्स लाइक मैं तो बच्चों को, डू यू थिंक प्रोकास्टिनेशन इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई सीए यस डिले होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ वर्स्ट हैबिट। वो भले मैं बोल रहा हूँ मेरे अंदर भी होगी, मैं भी कोई चीज है चलो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, वो प्रोक्रेस्टिनेशन से ही सब तकलीफ होती है। इसलिए अपने तो बड़े बुजुर्गों ने कहा ही है, कल करे सो आज कर, आज करे आज सो अब करे सो। कर। लेकिन क्या आपने उसकी वैल्यू नहीं की है। वही आज के बड़े बड़े फिलोसोफर बोलते हैं, यू शुड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, यू शुड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। लेकिन अपने बड़े बुजुर्ग तो पहले से बोल रहे हैं, कल करे सो आज कर। तो मैंने भी ये चीज सीखी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज द वर्स्ट, कि अगर कोई चीज को पोस्टपोन किया ना, वो हाथ से गई गई। तो सर आपके टाइम पे और आज के डेट पे व्हाट इज द डिफरेंस इन टीचिंग, मतलब आप पहले क्या होता था, लोकल में जाते थे, अभी भी लोग जाते हैं लोकल में, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, टीचर्स जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, तब भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे, आज भी इंस्टीट्यूशंस हैं। व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू सी, मतलब स्टूडेंट्स को अगर जानना हो तो तब क्या डिफरेंस क्या करते थे और अभी क्या करते हैं, डिफरेंस ओनली। बहुत डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी। पुराना टाइम, जब मेरे टाइम सीए था, मेरा सीए का पीरियड था 94 से 97, उन दिनों में भी कोचिंग क्लासेस होती थी। लेकिन
ओनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थियरी सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग क्लास का सिस्टम ही नहीं होता था। कोई थियरी सब्जेक्ट के ओह, लिए कोचिंग ले लेना तो लोग उसके मजाक उड़ाते थे कि थियरी में क्या कोचिंग चाहिए भाई, वो तो तेरे को पढ़ना है ना, उसमें तेरे को क्या ही पढ़ा लेगा कोई, खुद पढ़ना। तो वो टाइम और मजाक उड़ाते कुछ थे। कुछ अगर डाउट क्लियर करना होता था थियरी में तो? तो थियरी वो सेल्फ ही करते थे, मतलब बच्चे को समझा तो समझो, नहीं समझा तो रट के चलता था। ओह, और थियरी में कोचिंग का कल्चर ही नहीं था, खाली प्रैक्टिकल के कोचिंग क्लास होते थे। और उसमें भी क्या है, हम लोग को इतनी स्पून फीडिंग नहीं मिलती थी। एक चीज सिखा दी, समझ गया तो ठीक है। और नो डाउट डाउट पूछने का कल्चर उस वक्त भी था, लेकिन समझ गया तो ठीक है, लेकिन इतनी स्पून फीडिंग नहीं मिलती थी। इतने अच्छे नोट्स आजकल के बच्चों को बेस्ट से बेस्ट नोट्स मिल जाती है। हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट नोट्स दे रहा है। चाहे वो मैं हूं कि कोई भी टीचर हो इंडिया में, बच्चे को अच्छा नोट्स दे रहा है तो रेडीमेड नोट्स मिल जाती है, अच्छे सम्स का कलेक्शन मिल जाता है। ये मतलब सोर्स ऑफ स्टडी अच्छा रेडीमेड मिल जाता है, जो उस वक्त नहीं मिलता था। और दूसरा, आज अगर कोई बच्चा अटक रहा है तो उसको गूगल मदद कर रहा है, यूट्यूब मदद कर रहा है, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज है। लेकिन उस वक्त ये कुछ भी नहीं था। उस वक्त क्या ट्रू। है, कोचिंग क्लास में जो पढ़ा है जैसे अभी स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है पेरेंट्स की, पेरेंट्स लोग सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई को सपोर्ट करते हैं, तो अपने बच्चों को दूसरे सिटीज जहाँ पे अच्छी फैकल्टीज है वहां पे जाकर, या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वहां पे जाके पढ़ने के लिए अलाउ करते हैं, पैसे देते हैं आज की डेट में। पहले ऐसा ट्रेंड था कभी आप बाहर जाके पढ़ना, कोई दूसरे सिटी में दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाई करना? नहीं, पेरेंट्स उसको पहले ऐसा मतलब कोई सीए ट्रेंड करते नहीं थे? था। नहीं नहीं, पहले ऐसा ट्रेंड नहीं था। हाँ ठीक है, ट्रेंड होता था खास करके राजस्थान के बच्चे, मतलब ज्यादातर राजस्थान के बच्चों के अंदर सीए ज्यादा एक पॉपुलर कोर्स था। तो वहाँ के हाँ। बच्चे मुंबई में आते थे, मुंबई में हॉस्टल भी है, या अपने यहाँ पे एक मुंबई में हॉस्टल है आरबीजी करके। वो हॉस्टल में ज्यादातर राजस्थान के बच्चों की पॉपुलेशन रहती थी। तो दूसरी सिटीज में, छोटे छोटे शहरों में कोचिंग फैसिलिटीज नहीं थी, तो उनको ट्रैवल करना पड़ता, तो आते थे, सब आते थे। मतलब ये गोइंग टू अनदर सिटी फॉर कोचिंग वाज वेरी पॉपुलर सिंस दैट टाइम। एंड दैट वाज मोर बिकॉज एवरी सिटी देयर वाज नो कोचिंग फैसिलिटी। बड़े बड़े शहरों, मुंबई है, दिल्ली है, साउथ है, वहां पे कोचिंग की फैसिलिटी मिलती थी, तो लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में लोगों को ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। रीजन, क्योंकि हर चीज वीडियो पे अवेलेबल है। तो चाहे कोई विलेज में रहने वाला बच्चा हो कि बड़े शहर में, उसको हर चीज ऑन हिज हैंड अवेलेबल है। ये तो आई एग्री सर। तो इस बीच में मतलब आपका बहुत लंबा जर्नी रहा है कोच मतलब पढ़ाने का, टीचिंग का। टीचर्स को ऐसा देखा जाता है कि वो बहुत सीरियस होते हैं, या मतलब कुछ एडिशनल एक्टिविटीज नहीं होता है, और आपका ट्रेंड भी ऐसा था, आप इतना पढ़ाते थे करते थे। आपको क्या फ्री टाइम मिलता है बीच में इतने, मतलब आपको ऑफलाइन क्लासेस भी करने होते हैं, आपको रिकॉर्डिंग्स भी करने होते हैं? सीए एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत जल्दी टैक्स वगैरह लॉज वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो नए नए बुक्स आपको प्रिंट करवाने होते हैं, नए नए क्लासेस आपको लेने होते हैं। तो उसको छोड़ के आपको क्या फ्री टाइम मिलता है? एंड अगर मिलता है तो आप क्या करना चाहते हैं, और पहले क्या करते थे और अभी क्या करते हैं? फ्री टाइम तो निकालना पड़ता है। बाकी सी हर इंसान की चॉइस है, कोई पूरा वर्कaholic बनना चाहे तो बन जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। जब मैं दूसरी की ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाता था, वहां पर भी जितना हो सकता था वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब उसको बैलेंस करने में बिलीव करता था। क्योंकि मैं पूरे दिन काम कर रहा हूँ तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। मुझे चाहिए अपने आप को ब्रेक देने के लिए। सो मेरे लिए ब्रेक का तरीका म्यूजिक सुनो। और म्यूजिक मतलब, मैं जब से मैं 10th स्टैंडर्ड से निकला हूँ, तब से मैं म्यूजिक का मतलब इंटरनेशनल वेस्टर्न म्यूजिक का मुझे शौक है। म्यूजिक पूछो तो वेस्टर्न म्यूजिक, मतलब उससे मुझे ऐसा लगता है पूरा रिजुविनेट हो गया, रिफ्रेश हो गया, मतलब अलग ही नई लाइफ फील होती है। और जहाँ मूवीज का सवाल है, बॉलीवुड मूवीज, सॉन्ग्स चाहिए तो मुझे इंग्लिश चाहिए, और मूवीज चाहिए तो हिंदी मूवीज चाहिए। तो ये मेरा क्या है, मतलब कुछ भी फ्रस्ट्रेशन है उसको ब्रेक डाउन करने का यही तरीका है। और डांसिंग का शौक है। जैसे हम लोग जब मैं जब कॉलेज में था, तो उस वक्त गणेश हेगड़े के बाद मैंने कहा, उसके बाद डांस वगैरह करता था, तो डांस करने से एक अलग ही बॉडी रिलीव होगी ऐसा फील होता है। और अच्छा लगता था, बहुत किया है डांस मैंने। इनफैक्ट मैं एक बार तो ऐसा सोचा कि नहीं, अपना शौक पूरा नहीं करेंगे देन यू डोंट गेट एनीथिंग। आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। सो लेटर पॉइंट इन टाइम अगर आप कभी सोचेंगे कि मैंने लाइफ में क्या किया अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई, देन देयर इज नथिंग। तो आई एग्री कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने नहीं पड़ेंगे एक्स्ट्रा, बट मैं निकालने के लिए। ये एग्जाम के जो 4-5 महीने बचे होते हैं, उस वक्त मैं जरा भी एडवाइस नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स।
नॉर्मल लाइफ चल रही ठीक है, लेकिन एटलीस्ट सीए करने वाले बच्चों का जब एग्जाम है उसके पहले जो 5 महीने का पीरियड है, 5 से 6 महीना उसको अंडरग्राउंड जाना चाहिए, पूरा सन्यासी जीवन जीना चाहिए, यही फॉर्मूला है। मुझे तो अगर कोई बोले सर सीए पास होना है उसका फॉर्मूला बताओ, मैं उसको यही बोलता जिंदा रहने को थोड़ी नींद, थोड़ा खाना, बाकी पूरा टाइम पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई। एटलीस्ट ये 5 6 महीना तुमको सन्यासी जीवन जीना पड़ेगा। उसमें भी लोग सोचेंगे ना, नहीं थोड़ा मुझे ब्रेक चाहिए रिफ्रेश होने के लिए। नहीं, मुझे कोई बच्चा पूछो सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो मैं उसको कहता हूँ 24 घंटा। बट दैट डजंट नहीं, मीन कि लिटरली चौबीस कितने घंटा घंटे पढ़ना पढ़ है। सकता है? 24 घंटा पढ़ना है उसका मतलब उसमें से तू तेरा जो बेसिक सोने का टाइम है कट कर दे, खाना पीना होने का न्यूट्रिशन चाहिए उसको कट कर दे, बाकी पूरा टाइम पढ़ाई कर। पढ़ा। ऐसा क्यों बोलो कि 10 घंटा पढ़, 12 घंटा। So, apart from this, any before we call it a day, any strategy or any last moment advice that you want to give it to the students सी to clear स्टूडेंट्स their के लिए exams सबसे or इम्पोर्टेंट है जो मैंने एज स्टूडेंट लर्न किया था सीए में, जब नया नया ज्वाइन हुआ था, सबसे पहला मेरा लर्निंग क्या था, यू कैन नॉट बी रिएक्टिव, यू हैव टू बी okay, प्रोएक्टिव। एक रिएक्टिव अप्रोच होती है जो हर बच्चे में होती है, यानी कि जब एग्जाम सिर पे आई तब पढ़ना चालू कर दो। अब एग्जाम सिर पे आई तब पढ़ना चालू करोगे, वो रिएक्टिव अप्रोच सीए में नहीं चलेगी। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, थोड़ा एडवांस में अपने को एक्शन लेके पढ़ाई करनी पड़ती है। बीइंग प्रोएक्टिव मतलब एग्जाम दूर है, उसके लिए पहले से अपने को तैयारी करनी है। तो ये मेरा सबसे पहला लर्निंग था, एंड इट इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, यू कैन नॉट बी रिएक्टिव। और ये बच्चे जब नया नया सीए ज्वाइन करता है, सीए इंटर में सबकी यही गलती होती है, क्योंकि सीए इंटर के पहले उसने रूटीन एग्जाम्स दी होती है। अपनी रूटीन कॉलेज hmm, स्कूल के एग्जाम में क्या हम लोग लास्ट मोमेंट पे पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो अपने आप में हीरो समझने लगते हैं। और मैं खुद भी ऐसा था, मैं क्या लास्ट मोमेंट पे जैसे बीकॉम के एग्जाम में, एग्जाम के दिन ही बुक खरीद के पढ़ के पास होके आ गया, तो लगते थे हम लोग हीरो हैं। लेकिन ये बाकी एग्जाम की बात अलग है, सीए अलग है। हियर यू कैन नॉट बी रिएक्टिव, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। true. डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर कोई मुझे कुछ स्टैंडर्ड चीजें पूछे ना सीए करने के लिए, तो एक तो यू कैन नॉट बी रिएक्टिव, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। दूसरा पॉइंट, यू हैव टू बिलीव इन डिसिप्लिन। द पेन ऑफ डिसिप्लिन is there but it is less than the pain of regret in future। बाद में रिग्रेट True. वाला पेन बहुत जानलेवा होता है, इससे डिसिप्लिन का पेन ले ले। ओके। और थोड़ा अपने को जब हम मिशन पे रहते हैं ना, तो थोड़ा मशीन की तरह काम करना पड़ता है, अपने इमोशन फीलिंग को सब त्यागना पड़ता है। कंसिस्टेंसी मैटर है, पेशेंस चाहिए, टॉलरेंस चाहिए। ये सब मसाला अगर मिक्स कर लिया ना, तो सीए का डिग्री हाथ में आना ही है। Okay. Well, thank you so much for joining us, sir. आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। आई होप स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छा लगेगा और उनको कुछ सीखने को मिलेगा। मे बी दिस विल मोटिवेट देम टू क्लियर देयर नेक्स्ट एग्जाम्स।